हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला और मैं इस वीडियो में हीट ट्रांसफ़र के कुछ एमसीक्यूज़ को डील करने वाला हूं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि 1 घंटे के इन्वेस्टमेंट में नीट में 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं इस टॉपिक से। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, हम सिर्फ एमसीक्यू के बेस इसमें पढ़ेंगे। लेकिन एमसीक्यू पढ़ने से पहले, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, कुछ 3 बातें आपको याद होनी चाहिए। एक तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिर स्टीफन्स लॉ, और तीसरा जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तीनों के कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो जिनको वापस से एक बार देखना है वो प्लीज़ लास्ट लेक्चर में जाएं और इसकी थ्योरी आप एक बार ब्रीफ में देख सकते हैं। चलिए आज सीधे हम आते हैं एमसीक्यूज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, है ना। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़ाया था कि एक ब्लैक बॉडी के बारे में ही, किसके बारे में, एक ब्लैक बॉडी के बारे में, कि जब एक ब्लैक बॉडी एमिशन कर रहा है ना, तो बहुत सारे वेवलेंथ से एमिशन कर रहा होता है ना। तो जो इसका वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिसिव स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ, उसको अपन लैम्डा मैक्स बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दैट लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वो वेवलेंथ जो कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के करस्पॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ग्राफ का शिफ्ट किधर हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट डायरेक्शन में। मैं आपको लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा चुका हूं। तो देखिए आज उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए रीड करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि फिजिक्स में क्वेश्चन को डील करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। आप जब भी फिजिक्स में किसी क्वेश्चन को करें तो नंबर 1 तो अंडरलाइन करके करें, ठीक है। उससे क्या होता है, जो पॉइंट, जो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उनको आप पहले नोट डाउन कर लें और उनको वो आपकी नोटिस में आ जाए। इसीलिए अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप उन इन्फॉर्मेशन को पढ़ें, उनको अलग से नोट डाउन करें। या फिर हर क्वेश्चन का जो है 2 बातें फिक्स होती हैं, या तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होगा या तो आपको एक डायग्राम दे रहा होगा। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और समझें कि वो एमसीक्यू जो है आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए, या फिर एक डायग्राम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है जो आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो जब आप इंफॉर्मेशन नोट करते हैं और जब आप एक डायग्राम बना लेते हैं तो उसके बाद आपके बीच में कोरिलेशन स्टैब्लिश होना चाहिए। आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि भाई जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और जो हमसे पूछा है उसके बीच में क्या रिलेशन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। 2 स्टार्स ए एंड बी, फटाफट से डायग्राम बना लो भाई। एक स्टार मान लो ए है, दूसरा स्टार मान लो बी है। रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। मुझे बताइए ये किसके बारे में बात चल रही है, ये मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के बारे में बात चल रही है ना। एट वेवलेंथ्स 360 नैनोमीटर एंड 480 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको क्या गिवन है, इस ए स्टार और इस बी स्टार में जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एमिशन चल रहा है, मतलब मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के करस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ, मतलब लैम्डा मैक्स फॉर ए आपको कितना गिवन है 360, और लैम्डा मैक्स बी जो है वो कितना गिवन है 480। पूछा क्या है आपसे, अभी अपन को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अपन ने उसको नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं अब इसके बाद कि पूछा क्या गया है। पूछा गया है रेशियो ऑफ देयर सरफेस टेम्परेचर। वेरी सिंपल, कौन सा लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। खेल ही खत्म हो गया बच्चों। हम सभी को पता है कि लैम्डा मैक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो मैं यहां पर रेशियो लगा दूं तो लैम्डा मैक्स ए by lambda max b will be temperature of b by temperature of a। very simple, कुछ करना ही नहीं है, हमें temperature of b by temperature of a निकालना है। तो देखिए lambda max a by b कर दीजिए, 360 by 480 ना, 0 से 0 कैंसिल, और 3 and 4 तो क्या हो जाएगा ta by tb 3:4। बट बच्चों एक बात ध्यान रखिए, हमसे पूछा है रेशियो a by b, तो क्या हो जाएगा 4:3, मतलब आंसर विल बी सी। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल क्लियर कट आंसर पूछे जाते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको पढ़ें जरा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना। फ्रीक्वेंसी देखिए गिवन है हमें, तो उसके बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमें देखिए ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें ग्राफ जो है वो फ्रीक्वेंसी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में गिवन है।
फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर के बीच में ग्राफ गिवन है बच्चों। यार बताइए कैसा आना चाहिए ये ग्राफ, बताइए क्या रिलेशन आपको याद है फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर के बीच में, क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसा आपको देखना चाहिए। आपको याद होगा लास्ट जो हमने पढ़ा था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, उसके हिसाब से आपको एक बात पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मुझे बताइए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है। आप सभी को पता होगा वेवलेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू होता है स्पीड। ये बात सभी को याद है। तो देखिए दिस इज द रिलेशन। और आप सभी को यह बात भी पता होगी कि 1/t इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ लेमडा 1/λ म्यू इज इक्वल टू c। तो क्या वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो गया c/λ। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी इनवर्स रिलेशन के होते हैं। इसका मतलब हमें पता है 1/λ मतलब टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है वेवलेंथ के, और वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताइए जब भी फिजिक्स में हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शनलिटी, ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन का। कैसा बनता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। तो भाई खेल ही खत्म हो गया। इस ग्राफ को देख के बताइए स्ट्रेट लाइन कौन सा है, सी। सो आंसर इज सी। वेरी सिंपल है ना। हमसे देखिए क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता था, ग्राफ हमसे ये भी पूछा जा सकता है भाई कि आप हमें वेवलेंथ और टेम्परेचर का बताइए कैसा बनेगा। तो बताइए इनवर्स रिलेशन का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। समझ में आई बात। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, थोड़ा सा घुमा के हमें फ्रीक्वेंसी का पूछा गया, तो फिर हमें पता होना चाहिए रिलेशन कैसा होता है। क्या बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों ये अब भी रीसेंट नीट का क्वेश्चन ही है, बहुत ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब ब्लैक बॉडी, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर हमें गिवन है 5760 केल्विन, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर आप नोट डाउन कर लीजिए 5760 केल्विन। एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1। हमें एनर्जी गिवन है, मतलब हमें क्या गिवन है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कितना गिवन है, U1। किस वेवलेंथ पर भाई साहब, λ1 मान के चलते हैं, इट इज 250 नैनोमीटर्स। कितना, 250 नैनोमीटर्स। फिर हमें बोला है ई लैम्डा U2 है ना। देखिए एट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, तो λ2 कितना हो जाएगा भाई साहब, 500 नैनोमीटर्स। क्या बात समझ में आती है। हमें कुछ गिवन है भाई साहब, वीन्स कांस्टेंट हमें B इज इक्वल टू गिवन है 2.88 इंटू 10 का पावर 6 नैनोमीटर केल्विन। क्या बात समझ में आ रहा है। पूछा क्या है आप देखते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी हमने उसको नोट डाउन कर ली। अभी देखते हैं पूछा क्या है। हमसे पूछा गया व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें फाइंड आउट करना है कि ये करेक्ट कौन सा है इसमें से। तो मुझे बताइए कि हमें जो है अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर गिवन है क्वेश्चन में, तो हम कैसे पता लगाएं कौन सा बड़ा है। तो एक बार आप याद कीजिए वीन्स लॉ में, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में मैंने आपको एक ग्राफ पढ़ाया था, याद कीजिए। उस ग्राफ में वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का कर्व था जो कुछ ऐसा दिख रहा था, याद है बच्चों। यहां पर अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आ रहा था। एक वेवलेंथ ऐसा था जिसको हम लैम्डा मैक्स बोलते थे, जिसके करस्पॉन्डिंग ई लैम्डा भी मैक्स आया था, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, है ना। तो अब कैसे पता लगाएं कौन सा वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है। तो क्यों ना एक काम करें, हम लैम्डा मैक्स का वैल्यू निकालते हैं। यदि लैम्डा मैक्स का वैल्यू हमें पता चल गया तो एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि इससे ज्यादा वेवलेंथ वालों के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो भी इससे छोटा होगा, क्लियर। और इस वेवलेंथ से कम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग भी जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगा वो भी क्या होगा, इनसे छोटा। तो लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन हमें करना है। अब लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन हम कैसे करें, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है टेम्परेचर और कांस्टेंट। याद कीजिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को क्या कहता है कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। खेल ही खत्म हो गया भैया, लैम्डा मैक्स
को हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के जब भी हम इक्वल लगाते हैं तब एक कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट लगाइए b/t। हमको b का वैल्यू भी क्वेश्चन गिवन है 2.88 इंटू 10⁻6 नैनोमीटर केल्विन अपॉन क्या है, टेम्परेचर कितना गिवन है 5760 केल्विन। भाई मेरे को तो देख के ही समझ में आ गया कि इसका ये डबल वैल्यू है। देखिए आप 288 को डबल करोगे तो पहले थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए 2880, मैं लिखूंगा तो 10⁻3 नैनोमीटर केल्विन बचेगा अपॉन 5760। इसको सॉल्व कीजिए तो दैट विल बी 2, इसको आप सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻3 नैनोमीटर केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, 0.5 मतलब दैट विल बिकम 500 केल्विन, सॉरी 500 नैनोमीटर्स। क्या बात समझ में आती है आप लोग को? तो हमें मिल गया क्या, हमें मिल गया मैक्सिमम लैम्डा मैक्स करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इससे ज्यादा कोई वेवलेंथ है तो उसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर भी कम होगा, और इससे जो कम वाले हैं उनका भी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होगा, कम। तो देखिए हमें दो ही ऑप्शन गिवन है, U2 जो है फिर ये हमारे हिसाब से मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर हो गया, और 250 नैनोमीटर इससे कम है, तो इसका मतलब U2 जो है वो ऑब्वियसली U1 जो है वो U2 से कम होगा। इनफैक्ट U2 से सारे ही कम होंगे, है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमको ये आंसर बताता है, देखिए U2 इज ग्रेटर देन U1, देन आंसर विल बी B। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, स्टीफन्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आप याद कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब एक ब्लैक बॉडी से एमिशन चल रहा होता है तो जो टोटल एमिसिव पावर होता है वो किसके प्रोपोर्शन होता है, T के पावर 4। याद है आप सभी को? सो जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, सॉरी टोटल एमिसिव पावर है, वो कितना होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और यहां अपन प्रोपोर्शनैलिटी हटा के जो है इक्वल लगाएंगे तो यहां पर स्टीफन कांस्टेंट लग जाएगा और T का पावर 4। तो टोटल एनर्जी Q इज इक्वल टू कितना हो जाता है, सिग्मा AT T का पावर 4। क्लियर है? ये स्टीफन्स लॉ मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, आइए पढ़ते हैं साथ में। रेडियस ऑफ अ स्टार इज R, बहुत बढ़िया, डायग्राम बना लो भाई, स्टार बना लो, रेडियस R बना लो। उसके बाद एक्ट्स एज अ ब्लैक बॉडी, बहुत बढ़िया, हमारी भाई शंकाएं दूर कर दी सारी। बाय डिफॉल्ट भी बच्चों ब्लैक बॉडी ही कंसीडर करना अनटिल और अनलेस आपको क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन ना हो कि ये कुछ अदर बॉडी है। देन व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ दिस स्टार, बहुत बढ़िया, हमसे पूछा क्या गया है, टेम्परेचर कितना है। तो उसके बाद इन विच द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज Q, हमें क्या गिवन है, Q इस बार हमें रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन हमें गिवन है। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, हमें इस इक्वेशन में हमें गिवन है Q/T का वैल्यू, तो कितना होता है, सिग्मा AT का पावर 4। ये चीज हमें गिवन है, ये चीज हमें Q गिवन है। तो देखिए Q विल बी सिग्मा AT का पावर 4। हमसे पूछा क्या गया है, टेम्परेचर, तो बहुत बढ़िया, बाकी सबको इधर ले जाइए, तो Q/सिग्मा A टेम्परेचर का पावर 4। अब हमें पता है कि किसी स्फेरिकल स्टार का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होगा, स्फेयर है तो सरफेस एरिया विल बी 4πr²। तो बहुत शानदार, Q सिग्मा 4πr² इज इक्वल टू T का पावर 4। हमें टेम्परेचर चाहिए तो भाई पावर को इधर पर लेकर आ जाइए, तो टेम्परेचर विल बिकम इसका पावर 1/4। क्लियर है? देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, तो आंसर C इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन गेट्स डबल्ड, सन का टेम्परेचर डबल हो गया, मान लीजिए सन बना लिया, इसका टेम्परेचर अभी T है। पूछा क्या गया है, द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ विल इंक्रीज बाय द फैक्टर। अब मुझे बताओ कि सन जो है वो एनर्जी एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है ना, तो जितना ज्यादा वो रेडिएट करेगा अर्थ उतना ही ज्यादा गेन करेगा, उतना ही ज्यादा अर्थ को रिसीव होगा। समझ में आती है बात आपको? तो इसका मतलब हम टेम्परेचर यदि बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ एमिशन भी बढ़ जाएगा और अर्थ को उतना ज्यादा रिसीव होगा। तो भाई जब भी एमिशन की बात, टोटल एमिशन की बात चल रही हो तो स्टीफन्स लॉ,
समझ में आती है बात आपको? स्टीफन्स लॉ वेरी सिंपल। मुझे बताइए रेट ऑफ एमिशन Q बाई टी कितना होगा? सिग्मा ए टेम्परेचर की पावर 4। तो यदि मैं टेम्परेचर को डबल कर दूं तो बताइए कितना टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ एमिशन? बताइए कितना टाइम्स हो जाएगा? 2 का पावर 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 16 टाइम्स। वेरी सिंपल। कितना टाइम्स? 16 टाइम्स। वेरी 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 सिंपल। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? टेम्परेचर को मैंने डबल कर दिया तो क्या हो गया? 16 गुना बढ़ गया। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रीड करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कहता है? ब्लैक बॉडी, बहुत बढ़िया, रेडिएट्स हीट एनर्जी एट द रेट ऑफ 2 × 10⁵ जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझ में आती बात? हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है टोटल एमिसिव पावर। और जैसे ही हमें टोटल एमिसिव पावर क्वेश्चन में समझ में आ गया, इसका मतलब कौन सा लॉ अप्लाई करना चाहता है आपसे चाहता है कि आप स्टीफन्स लॉ अप्लाई करें। बहुत बढ़िया। टेम्परेचर भी गिवन है बच्चों। टेम्परेचर, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं 2 × 10⁵ विद यूनिट्स लिखिए जूल सेकेंड मीटर स्क्वायर। फिर हम देखते हैं टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस। बच्चों जैसे ही हमें 127 डिग्री सेल्सियस गिवन है, आप इसको फटाफट केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। 273 को ऐड करना होता है तो कितना आ जाएगा बताइए? 400 केल्विन। आगे पढ़ते हैं क्या गिवन है? टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट विच रेट ऑफ हीट रेडिएशन बिकम्स 32 × दिस। मतलब हमें दो सिचुएशन गिवन है। एक सिचुएशन में हमें रेट ऑफ एमिशन गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है। ये नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन में हमसे बोला है कि बताइए टेम्परेचर, इसको मैं T1 बोलूं तो इसको मैं T2 बोलता हूं, टेम्परेचर T2 कितना होगा यदि सेकंड केस में रेट ऑफ एमिशन जो है वो चल रहा है 32 × 10⁵ जूल सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? तो दो अलग अलग सिचुएशन है। मुझे बताइए कि आपको टोटल एमिसिव पावर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पता है कि नहीं? स्टीफन्स लॉ, टोटल एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू T का पावर 4। इसका मतलब E1 बाय E2 विल बी T1 बाय T2 का पावर 4। E1 भी हमें गिवन है। E1 कितना गिवन है बच्चों? हमें E1 गिवन है 2 × 10⁵ जूल्स पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, और हमें E2 भी गिवन है 32 × 10⁵ जूल्स सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू T1 बाई T2। बताइए हमें T1 गिवन है 400 केल्विन और हमें T2 तो निकालना है का पावर 4। बस सॉल्व करना है आपको। इससे तो पूरा ये कैंसिल हो जाता है। इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये आता है 16। इसका मतलब 1/16 इज इक्वल टू 400 बाई T2 का पावर 1/4। 1/4 को जो है, सॉरी 4 ओनली 4। तो जब हम 4 को इधर पर लेकर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? 400 बाई T2 इज इक्वल टू 1/16 का पावर 1/4। और मुझे बताइए 1/16 का पावर 1/4 हो जाएगा तो दैट विल बिकम 2। तो भाई देखिए इधर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 2 हो गया यदि 400 बाई T2 इज इक्वल टू 1/2, देन क्लियर कट वी कैन सॉल्व इट। T2 विल बिकम 800 केल्विन। कितना टेम्परेचर आ गया? 800 केल्विन। बच्चों बिल्कुल रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देन आंसर विल बी 800 केल्विन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्फेरिकल बॉडीज, बहुत अच्छी बात है ना? बना लीजिए फटाफट। एक ये स्फेरिकल बॉडी, एक स्फेरिकल बॉडी। एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2। देयर सरफेस टेम्परेचर आर T1 and T2 if they radiate same power then R2 by R1 is, मतलब हमें R2 और R1 का रेशियो पूछा है, दोनों का पावर सेम है। अब मुझे बताइए पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। तो बताइए अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ ये Q बाई T कितना होगा? सिग्मा ए टेम्परेचर का पावर 4। बात समझ में आती है आपको? और ये दोनों का सेम है। इसका एरिया A1 मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर T1 मान लेते हैं। तो दूसरे वाले का भी पावर जो है Q बाई T जो हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है? सेम। उसके बताइए सिग्मा, दोनों के लिए सिग्मा सेम होगा, स्टीफन कांस्टेंट है ना। A2 और T2 का पावर 4, जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और हमको मिलता है A1 T1 का पावर 4 इज इक्वल टू A2 T2 का पावर 4। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा है रेडियस का रेशियो। तो एरिया को जरा रिप्लेस कर दीजिए रेडियस से। अब एरिया कितना होगा स्फेयर का?
होगा 4 पाई R1 स्क्वायर T1 का पावर 4 इज इक्वल टू 4 पाई R2 का स्क्वायर T2 का पावर 4। तो भाई 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया, तो R1 बाय R2 का स्क्वायर विल बिकम T2 बाय T1 का पावर 4। इसको उधर लेके जाने का, सो R1 बाय R2 विल बिकम T2 बाय T1 का पावर 4 का पावर 1 बाय 2। तो इसका मतलब दैट विल बिकम 2, मतलब सिर्फ स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। क्लियर? सो हमें R1 बाय R2 का रेशियो क्या मिला? T2 बाय T1 का स्क्वायर। तो हमसे पूछा क्या गया था? R2 बाय R1, तो सिंपल उल्टा कर दीजिए। समझ आती है बात? तो क्या हो जाएगा? T1 बाय T2 स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज योर आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वापस से दो सिंपल, दो स्फेरिकल बॉडीज गिवन है, मतलब आपको कंपैरिजन करना है, रेशियो निकालना है भाई, है ना। बना लेते हैं, ड्रॉ कीजिए फटाफट मेरे साथ। एक स्फेरिकल बॉडी P है, दूसरा स्फेरिकल बॉडी Q है। P का जो है रेडियस हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है, इसका है 27 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो साइज पर मत जाओ भाई। तो ये है रेडियस हमें गिवन है, इसका टेम्परेचर Tp है, इसका टेम्परेचर Tq हमें गिवन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ द मैक्सिमम इंटेंसिटीज इन द एमिशन स्पेक्ट्रा P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली एट 300 नैनोमीटर एंड 900 नैनोमीटर। इसका मैक्सिमम एमिशन चल रहा है 300 नैनोमीटर पर और Q का मैक्सिमम एमिशन चल रहा है 900 नैनोमीटर पर। मतलब हमें लेमडा मैक्स P गिवन है 300 नैनोमीटर्स और लेमडा मैक्स Q गिवन है 900 नैनोमीटर्स। बात समझ में आती है आपको? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, दो अलग अलग बॉडीज का हमें वेवलेंथ लेमडा मैक्स गिवन है, तो क्या हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा के दोनों का टेम्परेचर का रेशियो निकाल सकते हैं? तो चलो फटाफट उसको भी निकाल लेते हैं। बताइए, लेमडा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है, इसका मतलब लेमडा मैक्स P बाय लेमडा मैक्स Q विल बी टेम्परेचर ऑफ Q बाय टेम्परेचर ऑफ P। तो फटाफट आप लेमडा मैक्स P रखिए, 300 बाय 900 इज इक्वल टू TQ बाय TP। तो इसको आप देखेंगे, TQ बाय TP का वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा 1/3। बहुत बढ़िया है ना, हमें टेम्परेचर का रेशियो मिल गया। अब चलिए वापस आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय P टू दैट बाय Q। मतलब हमें टोटल MSA पावर P और टोटल MSA पावर Q का रेशियो निकालना है। वेरी सिंपल। तो बताइए P से कितना एमिशन चल रहा होगा? सिग्मा टेम्परेचर का पावर 4। हमसे रेशियो पूछा है, A भी ले लो, सिग्मा A1 A2 और टेम्परेचर का पावर 4 रेशियो पूछा है, तो दोनों सेम बॉडीज हैं। अच्छा, गिवन हमें ना हो तो इनका सिग्मा जो है स्टीफन कांस्टेंट आप सेम मान लीजिए, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया। एरिया का रेशियो बताइए कितना हो जाएगा? 4 पाई R1 स्क्वायर और यहाँ 4 पाई R2 स्क्वायर। समझ में आती है बात? और टेम्परेचर T1 बाय, अच्छा P और Q दे रखा है तो P और Q के टर्म्स में ही लेते हैं, सॉरी बच्चों, हाँ P और Q के टर्म्स में ही लेते हैं। तो टेम्परेचर TP अपॉन TQ का पावर 4। अब बताइए, हमें पता है TQ बाई TP पता है, तो उल्टा कर दीजिए। तो बताओ क्या हो जाएगा? R1 बाय R2 स्क्वायर इंटू TP, और TP बाय हमें पता ही है 3/1 का पावर 4। आगे यहां सॉल्व करते हैं, तो EP बाय EQ का जो रेशियो है वो R1 बाय R2, R1 बताइए कितना था? हमें क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर गिवन है, तो 9 बाय इधर पर कितना था? R2 कितना है बच्चों? 27, ओके, इसका स्क्वायर इंटू 3 का पावर 4। अब देखो यहां पर क्या है, 3 से वो हो जाएगा 1/3 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 4। तो इससे ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर बचेगा सिर्फ, तो आंसर विल बी 9:1। आंसर विल बी 9:1। बस आपको एक बार ये लोचा समझ में आ जाए कि रेशियो कैसे डील करना है, फिर उसके बाद तो जस्ट थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के इसको सॉल्व ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, 2 स्फेयर्स A एंड B, भाई A और B ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली आर कोटेड विद कार्बन ब्लैक। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है बच्चों, ताकि इसको आप ब्लैक बॉडी कंसीडर करें, है ना। The wavelength of radiation corresponding to maximum intensity of emission are 300 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर। अरे यार, हमें क्या गिवन है? ये
लेमडा मैक्स, और लेमडा मैक्स हमें दोनों का गिवन है, तो हम किसका रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों के टेम्परेचर का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें रेडियस गिवन है मतलब एरिया गिवन है, हमें लेमडा गिवन है मतलब टेम्परेचर गिवन है, तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्लियर है बात आप सभी को? बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के आप इसको सॉल्व कीजिए एक बार, वही क्वेश्चन जो लास्ट टाइम था सेम टू सेम रिपीट किया गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको रीड कीजिए। टू स्फेरिकल बॉडीज, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टू स्फेरिकल बॉडीज ए एंड बी, देखते हैं कुछ नया मिल जाए। 6 centimeter radius and 18 centimeter radius, and their temperatures are TA and TB respectively. The maximum intensity in the emission spectrum of A is 500 and that of B is 1500 nanometer. अरे यार वापस से lambda max A and lambda max B गिवन है आप सभी को, और lambda max गिवन है तो टेम्परेचर गिवन है, और टेम्परेचर का रेशियो गिवन है, और रेडियस गिवन है, तो टोटल एमिसिव पावर का भी रेशियो आपको पता चल जाएगा बाय एप्लीकेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ। बहुत बढ़िया, सेम टू सेम क्वेश्चंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्यारा है। देखिए अ कॉपर बॉल, मेंशन कर दिया गया कि दिस इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, ओके। फिर रेडियस गिवन है, बहुत बढ़िया, रेडियस हमें गिवन है इसका। कॉपर बॉल बना लो फटाफट, कॉपर बॉल बनाइए। रेडियस लिखिए यहाँ पर 2 × 10⁻⁻2 मीटर्स, हाथों हाथ कन्वर्ट कीजिए। इज हीटेड इन अ फर्नेस टू 327 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हमें गिवन है 327 डिग्री सेल्सियस, हाथों हाथ केल्विन में 273 कर दीजिए तो आ जाएगा 600 केल्विन। ऐड करना है फटाफट, है ना, तो केल्विन में टेम्परेचर गिवन है। इफ एमिसिविटी, आपको ई का वैल्यू गिवन है, एमिसिविटी इज 0.3, देन व्हाट रेट डज इट रेडिएट एनर्जी। मतलब हमें क्या निकालना है इस नॉर्मल बॉडी का, है ना, दिस इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, इस नॉर्मल बॉडी का हमें क्या निकालना है, टोटल एमिशन कितना चल रहा है इसमें से, समझ में आई बात, है ना। एमिसिव पावर कैलकुलेट करना है, तो एक नॉर्मल बॉडी का एमिसिव पावर कितना होता है आप याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। टोटल का टोटल व्हाट रेट डज इट, ओके, तो कितना होगा बताओ मुझे। हमें क्या पूछा है बेसिकली, हमें पूछा है इस बॉडी का रेट कितना है एनर्जी एमिशन का, तो बताइए कितना हो जाएगा। एमिसिविटी ई, स्टीफन कांस्टेंट, और एरिया और टेम्परेचर का पावर 4। हमें एमिसिविटी क्वेश्चन में गिवन है 0.3, हमें स्टीफन कांस्टेंट भी देखिए ये नीचे गिवन है, अलग से मैंने लिख रखा है ना, 5.67 × 10⁻⁻8। और एरिया भाई कॉपर बॉल है 2 सेंटीमीटर का, तो भाई एरिया कितना हो जाएगा 4 × 3.14 पाई इंटू जो है रेडियस 2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। और टेम्परेचर हमें कितना गिवन है 600 केल्विन, तो 600 का पावर 4। बस आपको बस ये बात याद आनी चाहिए। फिर इसके बाद तो करना क्या है, वैल्यूज पुट करना है और थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। तो इसको आप अप्लाई कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर 11 वॉट। क्लियर? तो आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, कई बार थोड़ा दिमाग वो लगा लेंगे, है ना। हम यूजुअली मैक्सिमम टाइम ब्लैक बॉडी करते रह जाते हैं, लेकिन यदि नॉर्मल बॉडी पे क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां पर आके अटक जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर अपना जो है स्टीफन्स लॉ कंप्लीट होता है। मैंने इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अब हम आते हैं रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस थे, सारे हो गए, और मैक्सिमम इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम आते हैं यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर, बिल्कुल लास्ट टॉपिक। और देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बच्चों इतना सिंपल है, बिल्कुल एक फॉर्मूला बेस्ड है। एक फॉर्मूला आपको, एक इक्वेशन याद है तो पूरा का पूरा खेल खत्म। बस आपको जो भी वैल्यूज गिवन होगी उस फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कि भाई रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड दी सराउंडिंग, है ना। तो दो अपन ने माना था, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर अभी T1 है, T टाइम बाद उसका टेम्परेचर हो जाता है T2, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मान लो TS है। तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसे अप्लाई करा था, कैसे अप्लाई किया था, याद कीजिए फटाफट से सभी लोग। T1 माइनस T2 बाय T रेट ऑफ कूलिंग हो गया, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K लगाया था, और भाई हमने बॉडी के टेम्परेचर का एवरेज लिया था T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बस यही वो फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करना है और आंसर निकालना। चलिए नीट का अभी बहुत रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं।
है ना। इसको सॉल्व करेंगे, आप देखोगे सारे क्वेश्चंस रीड करेंगे, मैंने इसमें पूरा जो है दिखा रखा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाकी सारे सेम पैटर्न के हैं। क्या बोला हुआ है, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर 3T टू 2T इन 10 मिनट्स। बहुत बढ़िया। पहले केस नंबर 1 में क्या हुआ, पहले टेम्परेचर 3T था और 10 मिनट में क्या हो गया, टेम्परेचर इसका चेंज होके 2T हो गया, है ना। और रूम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हमें T गिवन है। तो बताइए इक्वेशन लिखिए, इसमें लिखिए क्या हो जाएगा, 3T माइनस 2T बाय 10 क्लियर इज इक्वल टू कांस्टेंट K, दोनों टेम्परेचर का एवरेज 3T प्लस 2T बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग T। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा इसको आगे डील करना। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, T बाय 10 इज इक्वल टू कांस्टेंट K, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5T बाई 2 माइनस T। क्लियर है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको आप। सो T बाई 10 विल बिकम कांस्टेंट K, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए तो यू विल गेट 3T बाय 2। क्लियर है, तो यहाँ से बेसिकली टेम्परेचर T से T यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो क्या है K, तो K का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाता है, K का वैल्यू 1/15 यहाँ हमें मिल जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं क्या गिवन है। assume that Newton's law of cooling is applicable, then temperature of the body at the end of next 10 minute will be, मतलब वही सेम। अभी क्या है, अपना टेम्परेचर 2T है और नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद में हमसे पूछा गया कि टेम्परेचर मान लीजिए T2 मान लेते हैं, वो कितना होगा। तो वापस इस सिनेरियो के लिए भी अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे। तो 2T माइनस T2 अपॉन टाइम कितना 10 मिनट्स गिवन है, बिल्कुल सही। यहाँ पर रखिए K और यहाँ पर आ जाएगा 2T माइनस T2 प्लस T2 बाई 2 माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग T था। वेरी नाइस। अब हमें K का वैल्यू 1/15 पता है, तो देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए। 2T माइनस T2 बाई 10 इज इक्वल टू K का वैल्यू 1/15 है ना। 2T प्लस T2 इसको आप कॉमन ले लीजिए तो माइनस 2T बाय 2 हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिए तो 2 और 3, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो आगे क्या आएगा, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए 2T माइनस T2 इज इक्वल टू 1/3, यहाँ 2 माइनस 2 कैंसिल विल बी T2। इसको उधर आप ले जाइए, सॉल्व कीजिए, इसको इधर पर ले जाइए तो हो जाएगा 6T माइनस 3T2 इज इक्वल टू T2। उसको उधर पर लेके जाओ, सो 6T विल बी 4T2। तो हमें T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो T2 विल बिकम 6T बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा 3T बाय 2। कितना हो जाएगा 3T बाय 2। सो आंसर विल बी 10। बात समझ में आती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्स में देखिए, रिसेंट ईयर में आपको एम्स में क्वेश्चन मिल गया है ना, इसको देखिए जरा ध्यान से प्लीज। क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अ बॉडी इनिशियली एट 80 डिग्री सेल्सियस कूल्स टू 64 इन 5 मिनट्स, मतलब हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है, एंड देन टू 52 डिग्री सेल्सियस, फिर 64 से 52 हो गया नेक्स्ट 10 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इस बार हमसे क्या पूछा गया, फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछा गया, इसमें हमसे टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पूछा गया है। वेरी सिंपल, सेम आप वही का वही जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई कर दीजिए दोनों अलग अलग सिचुएशन के लिए। देखते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर जो है 80 डिग्री सेल्सियस था, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, है ना। तो बस आपको क्वेश्चन रीड करना है। चलिए, तो देखिए पहले टेम्परेचर अपना 80 डिग्री सेल्सियस था, फिर 10 मिनट बाद जो है वो हो गया है 64 डिग्री सेल्सियस, और हमसे पूछा गया है कि नेक्स्ट 5 मिनट्स में टेम्परेचर हो जाता है 52 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए लिखते हैं 80 माइनस 64 बाई 10 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, एवरेज दोनों का 80 प्लस 64 बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर इस सिनेरियो के लिए इक्वेशन 2 लिखिए, 64 माइनस 52 कितने मिनट, 5 मिनट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K,
और क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज 64 प्लस 52/2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये के चला जाएगा और हम टेम्परेचर ऑफ वो निकाल सकते हैं। बात समझ में आती है आपको? तो बस इसके बाद कुछ रह नहीं जाता इसमें, इसके बाद सिर्फ आपको सोल्यूशन निकालना है। इसको आप सॉल्व कीजिए, माइनस कीजिए, डिवाइड कीजिए और सोल्यूशन निकालिए। आइए एक और क्वेश्चन हम रेंडमली AIPMT का ही एक रीसेंट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। A certain quantity of water cool from 70 डिग्री सेल्सियस to 60 डिग्री in first 5 minutes। पहले 70 डिग्री सेल्सियस था और उससे हो गया 60 डिग्री सेल्सियस in 5 मिनट्स। फिर उसके बाद ये 54 हो जाता है, 54 डिग्री सेल्सियस हो जाता है कितने मिनट्स में, इन नेक्स्ट 5 मिनट्स में। तो मेरे हिसाब से वापस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पूछा गया है, तो वापस इक्वेशन लिखने का 70 माइनस 60/5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, दोनों का एवरेज 60 प्लस 70/2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे सिनेरियो से दूसरा इक्वेशन आप लिखिए 60 माइनस 54 बाय टाइम कितना है 5 मिनट, ये हो गया इसका रेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के और दोनों का एवरेज लिखना है 60 प्लस 54/2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। क्लियर है? ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं बच्चों, कुछ भी इनिशियल टेम्परेचर पूछा जा सकता है, फाइनल टेम्परेचर पूछा जा सकता है, टाइम पूछा जा सकता है, इनफैक्ट कांस्टेंट की वैल्यू भी कई बार पूछ लेते हैं। तो बस आपको आना चाहिए तो इक्वेशन लिखना। एक बार आप है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन लिखते आपको आ गया तो फिर उसके बाद कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप वीडियो पॉज कीजिए और फिर ये जो मैंने यहां पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं लाइन से, आप चारों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उनके आंसर निकालिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।